हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। केवीएस एनवीएस में जीके यानी सामान्य ज्ञान से जो भी प्रश्न बनने की संभावना है उसमें हम एनसीईआरटी की हम पूरी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने कक्षा 6 के भूगोल को पूरी तरह से पढ़ा है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की हिस्ट्री का जो बुक है उसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें जो केवीएस एनवीएस है इसमें एनसीईआरटी से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए हम एनसीईआरटी जो पुस्तक है केवल इसकी ही चर्चा कर रहे हैं और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी होती है। तो हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। जो आज की क्लास है वो कक्षा 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की पुस्तक है। तो अपने क्लास को हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये है चैप्टर 4 यानी कि जो हिस्ट्री कक्षा 6 है उसमें चैप्टर 1, 2, 3 वो जियोग्राफी से रिलेटेड है और जो आगे है 4 और ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो पहला प्रश्न है हमारा, विश्व भर में सामान्यतः किस कैलेंडर का उपयोग किया जाता है? यानी पूरे विश्व में आज वर्तमान समय में कौन सा कैलेंडर है जिसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ हम देखेंगे कि सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी इसको हिंदी में तिथि पत्र कहते हैं। तो इसका हमें हिंदी नाम और इंग्लिश दोनों यानी कि जो विश्व भर में सामान्यतः इस समय ग्रेगोरियन कैलेंडर या तिथि पत्र का उपयोग होता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी इस समय वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ ये तो विश्व भर की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम और तिथियों की गणना करने के लिए या फिर अन्य मांगलिक कार्यक्रम करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीन आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग करते हैं। तिथि पत्र में इस कैलेंडर का उपयोग करते हैं, लेकिन विश्व भर में जो सर्वमान्य है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है एडी के स्थान पर सामान्यतः अब किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एडी के स्थान पर अब हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आप देख सकते हैं कि एडी लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षेप है। जो एडी है ये यहाँ से हमारे और भी प्रश्न बनेंगे, तो हमने यहाँ से एक प्रश्न को शामिल किया है और जो हम चर्चा करेंगे इन प्रश्नों पे भी हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा एक प्रश्न बना कि एडी किस भाषा का शब्द है? तो एडी लैटिन भाषा का शब्द है जो ईसा के जन्म के बाद के वर्ष को इंगित करता है। एडी क्या है? एडी जो है ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन ईरा यानी जो एडी है उसके स्थान पर हम कॉमन ईरा को, जिसको हम सी फॉर कॉमन और ई फॉर ईरा होता है, तो मतलब एडी के स्थान पर इसमें वर्तमान में सीई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और फिर इसमें हम देखेंगे जैसे यहाँ पे तो ये क्या हो गया, कॉमन ईरा मतलब जो आफ्टर यानी कि जीसस क्राइस्ट के बाद, जन्म के बाद की बात है। लेकिन जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बी सी ई यानी कि ऐसे यहाँ तो सीई है, लेकिन अगर हम जीसस क्राइस्ट यानी कि उसके पहले की बात करें तो इसको हम BCE यानी बिफोर कॉमन ईरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? सी यानी कि एडी के स्थान पर वर्तमान में सामान्यतः सीई का प्रयोग किया जाता है और जो एडी शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो उत्तर हमारे यहाँ कॉमन ईरा यानी कि सीई हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि पत्र में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा जो तिथि पत्र यानी कैलेंडर है जिसमें शून्य के रूप में कोई सा भी वर्ष चिन्हित नहीं किया गया है। तो इसमें देखेंगे हम कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसमें कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर इसमें शून्य यानी शून्य जो वर्ष नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। आगे प्रश्न है हमारा, वर्तमान वर्ष ज्ञात करने के लिए हमें BCE व CE का योग करने के पश्चात डैश करना चाहिए। यानी कि जैसे ये हमारा क्या हुआ, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मेरा जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाला हमारा वर्ष है और जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले वाला वर्ष है। तो अगर हमें वर्तमान, जैसे इस समय हम बात कर रहे हैं 2025 की बात कर रहे हैं और पीछे जो है मेरा, मान लेते हैं कि मेरा जो पीछे जो वर्ष है वो 650 यानी जन्म से पहले 650 BCE है। तो 650 पिछला हुआ और 2025 वर्तमान का हुआ, तो टोटल ये कितना हुआ? जो अगर हमको टोटल फाइंड करना रहेगा तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखा है कि दोनों को जोड़कर उनके योग में से एक को घटा देना चाहिए, तब मेरा जो कितने वर्ष हुए ये हमें टोटल फाइंड हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान वर्ष ज्ञात करने के लिए BCE व CE का योग करके हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से 1 घटाना पड़ेगा। तो उत्तर हमारा यहाँ हो जाएगा 1 हमें घटाना पड़ेगा। आगे प्रश्न है हमारा, यहाँ पर हमने स्लाइड को लिया है कि अंतिम हिम युग, जो अंतिम हिम युग का अंत कब हुआ है, जो हिम युग समाप्त हुआ है वह है 12,000 वर्ष पूर्व, नहीं 12,000 BCE, बिफोर कॉमन इरा। ठीक है दोस्तों। तो 12,000 BCE के समय क्या हुआ है, हिम युग का अंत हुआ है। ये प्रश्न हुआ कि प्रश्न में आ सकता है कि अंतिम हिम युग का अंत कब हुआ है, तो 12,000 BCE में हुआ है। प्रथम स्थायी निवास व कृषि आरंभ कब शुरू किया गया है, तो ये क्या है 8,000 BCE, 8,000 BCE के बाद, यानी कि जो प्रथम स्थायी निवास व कृषि का आरंभ किया गया है। तांबे के प्रथम धातु कर्म का आरंभ कब हुआ है, तो ये 4,000 BCE से पहले। हमें एग्जैक्ट तो समय नहीं पता होगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा रहेगा 4,000 BCE से पहले, 4,000 BCE के बाद, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो जो तांबे के प्रथम धातु कर्म का आरंभ हुआ है वो 4,000 BCE के पहले है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा जो एरो 4,000 BCE के थोड़ा पहले है। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर बुद्ध का जन्म दिया हुआ है, ईसा का जन्म दिया हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी बर्तन, ये सब प्रश्न नहीं है, लेकिन ये हमें कुछ प्रश्नों, जैसे यहाँ पे ऊपर जो प्रश्न दिए हैं ये, और धातु के प्रथम धातु कर्म का आरंभ है, अंतिम हिमयुग है, और प्रथम स्थायी निवास कृषि का आरंभ जो 8,000 ईसा पूर्व के बाद हुआ है। इन प्रश्नों को हमें देखना पड़ेगा, यानी ये प्रश्न थोड़े अच्छे हैं, मतलब इसको हम शामिल कर सकते हैं। मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर, जो मेसोपोटामिया है इसमें संसार का प्रथम नगर स्थापित कब हुआ है, तो ये भी 4,000 BCE पूर्व हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो ये सब सारे प्रश्न अच्छे हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है हमारा, एक सहस्त्राब्दी डैश वर्षों के कालखंड को कहा जाता है। यानी जैसे हम एक शताब्दी, यानी जो एक शताब्दी होता है वो 100 वर्ष का होता है, और जो डिकेड होता है वो 10 वर्ष का होता है। इसी तरह जो सहस्त्राब्दी है, सहस्त्राब्दी में कितने वर्ष होते हैं, तो सहस्त्राब्दी क्या है, यह किसी भी 1,000 वर्षों का कालखंड होता है। तो सहस्त्राब्दी में 1,000 वर्ष होते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर 1,000 हो जाएगा। प्राचीन अभिलेखों के अध्ययनकर्ता को कहा जाता है, यानी जो प्राचीन अभिलेख है, जैसे अभिलेख अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, तो इसका अभिलेखों के जो अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि विज्ञानी यानी पुरालेख शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, यानी प्राचीन अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम पुरालेख शास्त्री कहते हैं। पुरालेख शास्त्री जो होते हैं हम उन्हें एपिग्राफिस्ट भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे एपिग्राफिस्ट और हिंदी में इसे पुरालेख शास्त्री कहते हैं, जो पुराने अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम प्रश्न पे चलते हैं अपने। होमो सैपियंस पृथ्वी पर लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। यानी जो होमो सैपियंस मानव है, होमो सैपियंस जो करंट में जो मानव है वो होमो सैपियंस मानव है, तो ये लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रह रहे हैं। यानी कितने लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर ये रह रहे हैं, जो होमो सैपियंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव यानी होमो सैपियंस लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, जहाँ क्या है, जो होमो सैपियंस मानव है ये पृथ्वी पर लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से होमो सैपियंस मानव रह रहे हैं पृथ्वी पर। तो उत्तर हमारा यहाँ पर 3 लाख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हिम युग लगभग, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि हिम युग कब समाप्त हुआ है, तो वहाँ पर लिखा था क्या 12,000 BCE। तो हिम युग लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व से, यानी कब से शुरू हुआ है और 1.5 लाख पूर्व तक रहा, यानी हिम युग कब प्रारंभ हुआ और कब अंत हुआ, ये भी बहुत अच्छा ही प्रश्न है। तो यहाँ पर लिखा है कि हिम युग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। तो हिम युग है यानी 1 लाख वर्ष से स्टार्ट हुआ है और 12,000 वर्षों तक ये रहा है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1 लाख से, यानी शुरुआत जो हुआ है वो 1 लाख वर्ष पूर्व हुआ है और जिसका अंत हुआ है ये 12,000 वर्ष पूर्व हुआ है। हिम युग की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो उत्तर 1 और 12,000 हो जाएगा। पल्ली शब्द का तात्पर्य है, यहाँ पर हमारे इतिहास में पल्ली शब्द आया है, और यहाँ हम पूरा चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो प्रश्न है बस उसको हम शामिल करने का प्रयास किए हैं। अगर सबकी चर्चा अगर हम करेंगे तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ क्या है कि पल्ली यानी उपग्राम है। उपग्राम यानी जो छोटी बस्ती है। आप यहाँ देखेंगे पल्ली एक छोटी बस्ती अथवा एक छोटा गाँव, जो एक छोटी बस्ती है या फिर एक छोटा गाँव जिसे पल्ली कहा जाता है। तो यानी पल्ली किसके लिए है, पल्ली शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो एक छोटी बस्ती या फिर एक छोटा गांव के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो उत्तर हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा।
प्रा... प्राचीन काल में सर्वप्रथम किस धातु के उपयोग के तकनीक का आगमन हुआ? यानी प्राचीन काल में सर्वप्रथम किस धातु के उपयोग का जो तकनीक है सबसे पहले आया? लोहा, तांबा, चांदी और कांसा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि धातुओं के उपयोग यानी पहले तांबा और फिर लोहा की तकनीक का आगमन हुआ। यानी धातुओं में सबसे पहले किस धातु की तकनीक का आगमन हुआ है? तो वह है उत्तर हमारा यहाँ पर तांबा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? और तांबा हो जाएगा। सबसे पहले तांबा जो तकनीक है, तांबे धातु का तकनीक सबसे पहले डेवलप हुआ था। तो उत्तर हमारा यहाँ पर तांबा होगा। फिर अगला चैप्टर यहाँ पर शुरू होता है भारत अर्थात इंडिया। ये चैप्टर 5 है, इसका नाम है भारत अर्थात इंडिया। यहाँ पर श्री अरविंद जी का एक कथन है, क्या भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और 2 समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। तो ये कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता कि प्रश्न में कथन भी उठा कर दे दे। तो ये जो कथन कहा गया है ये श्री अरविंद जो विद्वान थे उनके द्वारा कहा गया है। सप्त सैंधव शब्द का उल्लेख किस वेद में किया गया है? सप्त सैंधव हम देखेंगे यहाँ पर जो ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये तो हम लोग जानते हैं, इसलिए हमने कुछ जो प्रश्न हम सामान्य हैं, जो प्रश्न हम जानते हैं उनको हमने शामिल नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, हम इसकी बस चर्चा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नाम, यानी ये भी एक प्रश्न है कि इसमें उत्तर पश्चिमी यानी जो ऋग्वेद है भारत में, इसमें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव कहा गया है। यानी जो सप्त सैंधव किसके लिए है? ये उत्तर और पश्चिमी, भारत के उत्तर और पश्चिमी जो क्षेत्र है उसके लिए यहाँ पर सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है और किस स्थान यानी किस स्पेशली क्षेत्र के लिए किया गया है? तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए किया गया है, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों की भूमि। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्थ भी हमें याद रखना है। इसका अर्थ है यहाँ पे 7 नदियों की भूमि। सैंधव शब्द सिंधु से आया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसमें कई सारे प्रश्न हैं। जो सैंधव शब्द हैं वो सिंधु से आया है। सैंधव शब्द आया है हमारा कहाँ से? जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से हमारा सैंधव शब्द आया है। और सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है। और किस क्षेत्र के लिए इसका नाम का प्रयोग किया गया है? तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमारे 3-4 प्रश्न शामिल हुए हैं। महाभारत में प्राग ज्योतिष शब्द का उल्लेख किया गया है। जो महाभारत है इसमें एक प्राग ज्योतिष शब्द का उल्लेख किया गया है जो वर्तमान के डैश से संबंधित है। यानी महाभारत में जो कई सारे शब्द प्रयोग किए, जैसे काश्मीर जो कश्मीर के लिए प्रयोग किया गया है। कुरुक्षेत्र आज का हरियाणा वाला भाग, ये भी ध्यान रखना है कि जो कुरुक्षेत्र है वो वर्तमान यानी आज के जो ये महाभारत में इन सब का जिक्र किया गया है। जो कुरुक्षेत्र है वो आज का, इसमें हरियाणा के कुछ भाग शामिल है। जो वंग है, वंग का संबंध बंगाल से है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो प्राग ज्योतिष है ये थोड़ा महत्वपूर्ण लगा हमें। प्राग ज्योतिष है ये कुछ असम का भाग है, यानी असम, हमारा जो राज्य असम है इससे संबंधित है। तो जो महाभारत में प्राग ज्योतिष शब्द का प्रयोग किया गया है ये क्या है? कुछ असम के भाग से संबंधित है। तो उत्तर हमारा असम भी आ सकता है, या इस तरह से कुछ असम का भाग ऐसे भी आ सकता है। जो कक्ष है, कक्ष तो हम लोग जानते हैं आज का जो वर्तमान कक्ष है वही कक्ष है, और केरल जो वर्तमान का केरल है वही केरल है। तो यहाँ पर जो हमको अच्छा प्रश्न लगा ये लगा प्राग ज्योतिष, जो कुछ असम का भाग है। आगे है प्रश्न, भारत के लिए भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? भारत के लिए भारतवर्ष यानी भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो भारतवर्ष लिखा है यहाँ पे महाभारत में। उत्तर क्या है हमारा? महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें किया गया दोस्तों? यानी भारतवर्ष और जम्बूद्वीप शब्द का जो प्रयोग है वो महाभारत में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, भारत के देश में भरत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत जो प्राचीन हमारे वेदों में लिखा गया है कि जो भारत है वो भरत के देश के नाम पर पड़ा है। तो भरत के देश के नाम पर तो पड़ा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो भरत शब्द का प्रयोग किया गया है, इस भरत शब्द का प्रयोग हमें सबसे पहले किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो पहला शब्द भारतवर्ष स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयोग किया गया है। यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भारतवर्ष से आशय भरत के देश से है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन भरत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित हुआ है। तो जो भरत नाम है वो सबसे पहले हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो भरत नाम का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। जम्बूद्वीप से आशय है
जो जम्बू द्वीप है इसका क्या आशय है? दूसरे दूसरे शब्द जम्बू द्वीप से आशय जामुन वृक्ष के फल के द्वीप। हमें जामुन वृक्ष या जैसे यहाँ पर जम्बुल वृक्ष लिखा है, मालाबार प्लम लिखा है, जामुन वृक्ष लिखा है, तो ये सब जामुन यानी जामुन को हम जामुन के पेड़ को कहते हैं। जम्बुल वृक्ष, जामुन वृक्ष, मालाबार प्लम है जामुन के पेड़ को कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि जम्बू द्वीप से आशय क्या है। तो जम्बू द्वीप से जो आशय है वो जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से हो जाएगा। और जो जामुन यहाँ लिखा है कि ये सामान्य पेड़ है, जो जामुन का पेड़ एक सामान्य पेड़ है जिसे हम जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम या फिर जामुन वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से हो जाएगा। जम्बू द्वीप का वर्णन किस महान शासक के अभिलेख में भी मिलता है? ये जम्बू द्वीप जो शब्द है भारत के लिए, जो भारतवर्ष के लिए जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, ये हमें अभिलेखों में भी देखने को मिलता है। तो किनके यानी किस राजा के अभिलेख में देखने को मिलता है? तो उनका नाम है अशोक, जिनके विषय में हम बाद में जानेंगे। यहाँ लिखा है तो मतलब उनका नाम अशोक है। जो अशोक के शिलालेख है लिखा है कि उनमें से एक में उन्होंने उसी नाम यानी जम्बू द्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया है। यानी संपूर्ण भारत का चर्चा करने के लिए अशोक के शिलालेख में जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा जो अशोक हैं, यानी अशोक के शिलालेख में जम्बू द्वीप का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ स्लाइड भी हमने शामिल किया है। क्या है? उदाहरण के लिए एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण, यानी जो प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण है, यहाँ पर भी हमें भारत नाम देखने को मिलता है। तो कुछ शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतः भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा। पहले जो भारतवर्ष है, जम्बू द्वीप है, इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो बाद में भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा और इसका नाम हमें विष्णु पुराण में भी देखने को मिलता है भारत का। यहाँ लिखा है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम। तो भारत नाम जो हमें देखने को मिलता है ये विष्णु पुराण में मिलता है। तो उत्तर ऐसे प्रश्न में आ सकता है कि भारत नाम का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो उत्तर हमारा यहाँ पर विष्णु पुराण हो जाएगा। कि जो महाभारत है वहां पर तो भारतवर्ष और जम्बूद्वीप का है, लेकिन विष्णु पुराण में हमें भारत नाम भी देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का लेखन सर्वप्रथम डैश में किया गया था, यानी किस भाषा में किया? यहाँ भाषा की बात कर रहे हैं। जो भारतीय संविधान है सबसे पहले जो रचित किया गया था, तो भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा अंग्रेजी हो जाएगा, जो यहाँ पर शामिल हम नहीं किए हैं। तो यहाँ पर उत्तर दोस्तों अंग्रेजी हो जाएगा। टाइपिंग एरर यहाँ पे। तो भारतीय सबसे पहले जो संविधान लिखा गया था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, और जिसकी शुरुआत होती है वो है इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है दोस्तों, और वह हिंदी में कहते हैं भारत, अर्थात इंडिया नाम इसका उल्लिखित है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर अंग्रेजी हो जाएगा। भारत देश के लिए भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख डैश के निवासियों द्वारा किया गया, यानी जो भारत देश है इसमें भारत शब्द का उल्लेख, यानी भारत शब्द का उल्लेख कहाँ के निवासियों ने सबसे पहले किया था? तो भारत देश के लिए भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख डैश के निवासियों ने, कहाँ के जो निवासी थे, यानी इस देश यानी हमारे देश के लिए भारत शब्द सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था। तो यहाँ लिखा है विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा? तो विदेशियों में सर्वप्रथम प्राचीन ईरान, यानी कि ईरान को हम फारस भी कहते हैं, ईरान कहें या फिर फारस कहें बात एक ही है। तो सर्वप्रथम प्राचीन ईरान यानी फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया, यानी कि भारत का उल्लेख सबसे पहले ईरानी या फारसियों के द्वारा किया गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर ईरान या फिर फारस हो जाएगा। इन्होंने ही सबसे पहले हमारे देश के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया है। अपने अभिलेखों में फारसियों ने सिंधु शब्द के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया? यानी जो फारसी हैं, फारसियों यानी ईरानियों ने, अभी हमने पीछे पढ़ा जो फारस यानी फारसी या फिर ईरानियों ने सिंधु शब्द के लिए किन शब्द का प्रयोग किया है? हिंदू और हिंदू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है कि अपने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत को हिंदू या फिर हिंदू से निर्दिष्ट किया, यानी तीनों ही, ये सारे ही जो फारसी हैं उनके शिलालेख में यहाँ पर जो भारत है इसके लिए हिंदू या हिंदू, इन तीनों शब्दों का ही उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमें एक प्रश्न और भी मिलता है कि जो हिंदू पूर्णतः एक भौगोलिक शब्द है, यानी इन्होंने जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया है ये भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया है। जैसे आज हम जो हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं वो एक धर्म या फिर जो परंपरा है इसके लिए करते हैं, लेकिन जो ईरानियों यानी फारसियों ने जो इसका प्रयोग किया था उन्होंने भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया था।
ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से हिंदू धर्म से संबंधित कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है। यानी कि जो ईरानी थे यानी फारसी थे, उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया है और ये एक भौगोलिक शब्द से संबंधित है। भारतवर्ष के लिए इंडोई या इंडिके नाम किसके द्वारा प्रयोग किया गया, यानी किसके द्वारा भारत को इंडोई या फिर इंडिके नाम से पुकारा गया है? मध्य एशियाई, चीनियों ने, ईरानियों ने और यूनानियों ने। तो भारतवर्ष के लिए इंडोई या इंडिके किसने कहा? तो फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने, किसकी बात कर रहे हैं? यूनानियों ने। ठीक है, इसका स्रोत भी हमें कहाँ मिलता है? फारसी स्रोत में ही मिलता है। यानी फारसी स्रोत से हमें पता चलता है कि जो यूनानी हैं वो इस भाग को यानी भारत को इंडोई अथवा इंडिके नाम दिया। तो यहाँ पर पहले हमको उत्तर मिल गया कि जो इंडोई और इंडिके नाम है ये किसके द्वारा दिया गया है? यूनानियों द्वारा। तो उत्तर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? यूनानियों द्वारा दिया गया है। और इसका स्रोत हमें कहाँ मिलता है? ये भी हमें फारसी स्रोतों के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर ह को हटा दिया, क्योंकि उनका जो यूनानी भाषा था उसमें ह नहीं था, वो ह को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, उन्होंने क्या किया? ह को वहाँ से हटा दिया। तो यूनानियों ने इंडोई या फिर इंडिके यानी ह को उन्होंने ई कह दिया। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पे यूनानी हो जाएगा। चीनियों के द्वारा भारत को किस नाम से संबोधित किया गया? यानी चीनी, जैसे वहाँ पे ईरानी है, फारसी हैं, यूनानियों ने क्या कहा, इसी तरह जो चीनी है, जो चीनी लोग हैं, उन्होंने भारत को किस नाम से संबोधित किया है? तो प्राचीन चीनियों ने संपर्क किया। विभिन्न ग्रंथों में इंडिया का उल्लेख यिंतु या यिंदू से किया है। यानी यिंतु यानी जो चीनी थे भारत को यिंतु या फिर यिंदू कहते थे। तो यहाँ पर उत्तर हमारा दोनों हो जाएगा। यानी जो चीनी लोग हैं वो भारत को यिंतु या यिंदू दोनों नाम से पुकारते थे। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय हमारा काफ़ी कीमती है। तो चीनी यात्री जुबान जैंग, आप जुबान जैंग देख के हैरान नहीं होइए दोस्तों, ये कौन है? ये ह्वेनसांग है। चीनी यात्री कौन है? ये ह्वेनसांग है। अगर प्रश्न में अगर जुबान जैंग आ गया तो हम लोग परेशान हो जाएंगे कि जुबान जैंग करो, अगर इसके बारे में हमें नहीं पता है, क्योंकि हमेशा से हम इसको ह्वेनसांग ही पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ह्वेनसांग ही है जो जुआन जैंग है। तो क्या करते हैं इसमें? जुबान जैंग भारत की यात्रा में आए थे। ठीक है, उन्होंने कितने वर्ष बाद, जो जुबान जैंग यानी ह्वेनसांग थे, वो कितने वर्ष बाद अपना यात्रा पूरा करके भारत से लौट गए? तो यहाँ पर लिखा है कि 17, इन्होंने बौद्ध ग्रंथ का पूरा अध्ययन किया था और 17 वर्ष बाद वो चीन वापस लौट गए थे। ठीक है दोस्तों, वहाँ उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया। यहाँ से जो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ ले गए थे संस्कृत भाषा में थे, और उन्होंने वहाँ पर जाकर उनको चीनी भाषा में क्या किया? ट्रांसलेट किया। तो यहाँ पर 17 वर्ष बाद यानी भारत यात्रा से वो वापस चीन लौटा था। कौन? ह्वेनसांग या फिर जुबान जैंग। चीनी शब्द तियंजू का आशय डैश से लगाया जाता है। यानी जो चीनी शब्द तियंजू है, ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही अजीब तरह के लग रहे हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में है, सारे एनसीईआरटी से ही प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चीनी शब्द जो तियंजू है इसका आशय क्या है? जम्बू द्वीप, भारत देश, स्वर्ग तुल्य स्वामी और भारत भूमि। तो एक अन्य शब्द चीनी तियंजू को सिंधु से लिया गया है। यानी जो तियंजू शब्द ये सिंधु से ही, वो इन सारे शब्दों को तियंजू, इंदू इसलिए कहते थे क्योंकि सिंधु को ही अपने भाषा में वो प्रोनाउंस करते थे, जो थोड़ा चेंज हो जाता था। तो तियंजू को सिंधु से ही लिया गया था, परंतु इस शब्द को स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसको स्वर्ग तुल्य स्वामी, इसका जो तात्पर्य है यहाँ पर स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तियंजू क्या है? तियंजू का आशय स्वर्ग तुल्य स्वामी हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में किया गया है? हिंदुस्तान, भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, ये सबसे पहले उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो आप देखेंगे यहाँ पर 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एक फारसी शिलालेख में इसका प्रयोग किया गया है। तो हिंदुस्तान से भली भांति परिचित होंगे, परंतु यह नहीं जानते होंगे कि यह शब्द आज से 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एक फारसी शिलालेख में किया गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? फारसी। यानी जो हिंदुस्तान शब्द है सबसे पहले हमें एक फारसी शिलालेख में देखने को मिलता है। तो उत्तर हमारा फारसी हो जाएगा यहाँ पर। भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है? यानी कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है? ऋग्वेद। यहाँ पर सीधा सा अच्छा सा लिखा हुआ है सिंगल लाइन में कि ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर ऋग्वेद हो जाएगा।
और आगे हमारा अगली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का वर्णन किया गया है। तो क्या है यहाँ पर, भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, और जो विष्णु पुराण है संपूर्ण उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं। अगर भारत के भूगोल की बात करेंगे तब तो ऋग्वेद हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप से तात्पर्य हमारा यहाँ पर जो हमारे अफगानिस्तान था, बर्मा था, हमारे जो जो बांग्लादेश, पाकिस्तान जो पहले भारत में शामिल थे, ये भारतीय उपमहाद्वीप के वही हिस्सा हैं। तो इसका चर्चा किसमें किया गया है, तो इसका चर्चा हमारा जो विष्णु पुराण में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम आते हैं। भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, अब हमारा यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगा। ठीक है, तो सभ्यता की बात करें अब हम, ये यहाँ से चैप्टर 6 स्टार्ट होता है। यहाँ जो बीबी लाल है एक बहुत ही जाने माने इतिहासकार है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ 4000, ये सामान्य, ये साथ संघ जो पूर्व लिखा है इसका मतलब सामान्य संवत पूर्व, यानी हम सीधे समझेंगे BCE। मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ कब हुआ है, तो 4000 BC में हुआ। कि मिस्र की सभ्यता का जो आरंभ है वो क्या है, 3000 ईसा पूर्व के बाद, यानी जो मिस्र की सभ्यता है इसकी जो शुरुआत है 3000 BCE के बाद हुआ है। फिर आता है हमारा सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है ये हमारा सिंधु सभ्यता है। जो सिंधु सभ्यता है यहाँ दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि 3000 वर्ष के ईसा पूर्व के बाद और 2000 वर्ष के, मतलब यहाँ पे ये कॉलम बना है कि इतने समय में लगभग ये रन हुआ था। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता है। तो यहाँ पर हम प्रश्न शामिल करेंगे, भारत का पहला नगरीकरण किस सभ्यता से माना जाता है। तो भारत का जो पहला नगरण है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे नाम दिए। यानी जो पुरातत्ववेता थे, यानी जो इतिहासकार थे, हमारे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। यानी जो सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था, यहीं से भारत के क्या होती है, पहले नगरीकरण की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी हो जाएंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, क्योंकि तीनों का नाम क्या है, एक ही है। तो उत्तर हमारा ये सभी हो जाएगा। यहीं से भारत का पहले नगरीकरण की शुरुआत मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का पहला उत्खनित नगर डैश था। यानी सिंधु सभ्यता का जो पहला उत्खनित नगर था, जिसे हम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है, सबसे पहले सिंधु सभ्यता का जो पहला नगर उत्खनित हुआ था वो था हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर लिखा है कि ये पहला उत्खनित नगर था। कौन? हड़प्पा, जो आज के पाकिस्तान का पंजाब का हिस्सा है। और ये कब? 1920 में, 1920-21 के बीच में इसकी खुदाई की गई थी। और किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। यहाँ नाम तो संकलित नहीं है, लेकिन दयाराम साहनी ने इसको 1920-21 में क्या कि इसकी खुदाई की गई थी, और इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आगे प्रश्न है, हाँ, हड़प्पाई नगर या हड़प्पा के नगर आधुनिक राज्य या प्रदेश। यानी जो इस समय वर्तमान में जो उस समय सिंधु सभ्यता के जो कुछ नगर थे वो वर्तमान में किस राज्य से रिलेटेड है। जैसे धौलावीरा क्या है? पंजाब में है। हड़प्पा कहाँ पे? हड़प्पा गुजरात में है। कालीबंगा सिंध यानी जो पाकिस्तान वाले भाग में आता है। और मोहनजोदड़ो यानी हरियाणा। और जो राखीगढ़ी है ये भी राजस्थान में है। तो मोहनजोदड़ो हमारा हरियाणा, राखीगढ़ी राजस्थान, कालीबंगा सिंध क्षेत्र में पड़ता है, जो वर्तमान आधुनिक राज्य की बात कर रहे हैं। और जो हड़प्पा है वो गुजरात में है, और जो धौलावीरा है वो पंजाब के हिस्से में आता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको भी हमको याद में ध्यान में रखना होगा कि कौन सा जो हड़प्पाई नगर है वर्तमान में ये किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। निम्न में से किस नदी को घग्गर हाकरा के नाम से भी जाना जाता है? घग्गर हाकरा, कौन सी नदी को घग्गर हाकरा के नाम से भी जानते हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सरस्वती नदी, जिसे आज भारत में घग्गर, यानी जो सरस्वती नदी है, यहाँ पर सेपरेट क्वेश्चन में आएगा कि भारत में इसको घग्गर कहते हैं, और पाकिस्तान में इसको हाकरा कहते हैं। किसको? सरस्वती नदी को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा कहते हैं, इसलिए इसे घग्गर हाकरा नदी भी कहा जाता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर कौन हो जाएगा? सरस्वती नदी हो जाएगी। सरस्वती नदी का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? ये भी अच्छा प्रश्न है हमारा कि जो सरस्वती नदी है इसका वर्णन सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में देखने को मिलता है, यानी उसका उत्तर हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। यानी ऋग्वेद में सबसे पहले सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है। राखीगढ़ी
किस नदी बेसिन में स्थित है? राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो है वो किस नदी बेसिन से, रावी है, सतलज है, सिंधु है, बहुत सारी नदियाँ जो हड़प्पा से संबंधित हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको राखी गढ़ी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर राखी गढ़ी क्या है? यह रोचक है कि सरस्वती नदी की द्रोणी बेसिन में न केवल 2 महानगर, यानी राखी गढ़ी तो है, इसके साथ साथ राखी गढ़ी और गंवेरी वाला, राखी गढ़ी और गंवेरी वाला, ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। गंवेरी वाला, तो राखी गढ़ी और जो गंवेरी वाला है ये दोनों सरस्वती नदी बेसिन में स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राखी गढ़ी और गंवेरी वाला क्या है? सरस्वती नदी द्रोणी यानी बेसिन में आते हैं। और छोटे छोटे अनेक महानगर जैसे हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा का जो फरमाना है, राजस्थान में जो कालीबंगा है, ये भी सरस्वती नदी बेसिन में ही आते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर और भी कुछ दिया है कि हरियाणा के 2 नगर भिर्राना और बनावली भी इसी में आते हैं। तो यहाँ पर कौन है? फरमाना, कालीबंगा, भिर्राना और बनावली, ये भी क्या है? सरस्वती नदी बेसिन में आते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी हो जाएगा। लेकिन जो सिंधु सभ्यता के मुख्य जो नगर हैं जैसे राखीगढ़ी और गंवेरी वाला, ये भी दोनों क्या है? सरस्वती नदी बेसिन में ही स्थित है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर सरस्वती नदी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता से प्राप्त महास्नानागार डैश नगर में स्थित है। ये प्रश्न हम लोग जानते हैं, सामान्य प्रश्न है, क्योंकि हम लोग बहुत बार इसको पढ़े हुए हैं। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ये सब प्रश्न सामान्य हैं। तो जो महास्नानागार है वो सिंधु सभ्यता में क्या है? मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिला हुआ हमें? ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता जो है क्या है? मोहनजोदड़ो से हमको इसको ये महान स्नानागार मिला हुआ है। आगे प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है? हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता है, कहाँ पर 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला हुआ है? तो देखेंगे यहाँ पर कि धौलावीरा में गुजरात में कच्छ के रन में 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी धौलावीरा में सबसे बड़ा 73 मीटर लंबा जलाशय प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम एक बात करें तो धौलावीरा जैसे, और इसमें तो चर्चा नहीं है लेकिन हमें याद आया तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं वो ऊपरी क्षेत्र और निचली क्षेत्र 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन जो हमारा धौलावीरा है वो 3 भागों में बटा हुआ है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा जो नगर है वो 3 भागों में बटा हुआ था। तो उत्तर हमारा यहाँ पर धौलावीरा भी हो जाएगा। और सबसे बड़ा जलाशय में कहाँ मिला? जो 73 मीटर लंबा है, ये भी हमें धौलावीरा में ही मिला है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर के लोगों द्वारा ईंटों से बने कुओं के पानी का प्रयोग किया जाता था? यानी पानी का प्रयोग तो सभी लोग करते थे, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ईंटों से बने कुओं का प्रयोग किस नगर के द्वारा किया जाता था? तो मोहनजोदड़ो। यहाँ लिखा है कि मोहनजोदड़ो के लोग ईंटों से बने कुओं से पानी निकाला करते थे। यानी पानी तो सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ईंट के कुएं जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है दोस्तों। और जो अन्य जहाँ के लोग थे वो तालाब से, झरनों अथवा मानव निर्मित जलाशय से पानी लेते थे, लेकिन जो मोहनजोदड़ो के लोग हैं वो ईंट से बने कुओं का प्रयोग करते थे। आगे है हमारा प्रश्न, सिंधु सभ्यता में चट्टानों को काटकर 6 विशाल जलाशय यानी किस नगर में इसका निर्माण, जो 6 विशाल जलाशय हैं, 6 विशाल जलाशय का निर्माण सिंधु सभ्यता के किस नगर में देखने को मिलता है, जहां पर चट्टानों को काटकर 6 बड़े बड़े जलाशय बनाए गए हैं? तो धौलावीरा में। इसका उत्तर भी धौलावीरा ही हो जाएगा। धौलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टानों को काटकर कम से कम 6 विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है। तो जो 6 बड़े जलाशय हैं जिसमें जहाँ पर पत्थरों को काटकर इसका निर्माण किया गया है, वो क्षेत्र है, नगर है हमारा धौलावीरा। कपास की खेती का सर्वप्रथम श्रेय किन सभ्यता वासियों को जाता है? यानी कपास की खेती सबसे पहले कहाँ के लोगों ने किया था? ये हम प्रश्न जानते हैं कि यूरेशिया में कपास उगाने में वे भी सर्वप्रथम थे। वे भी मीन्स सिंधु सभ्यता के लोग, जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं, यूरेशिया की बात कर रहे हैं। यानी यूरेशिया में कपास की खेती करने वाले, सबसे पहले कपास को उगाने वाले कहाँ के लोग थे? वो सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। आगे प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के किस नगर से मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त होता है? मिट्टी के हल के बने प्रतिरूप, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिट्टी से निर्मित हल का लघु प्रतिरूप हरियाणा में बनावली से प्राप्त हुआ है। यानी मिट्टी का हल, जो मिट्टी का हल आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पर, जो मिट्टी का हल एक प्रतिरूप है, ये मिट्टी का हल वास्तविक नहीं है, एक प्रतिरूप है, मतलब एक खिलौना टाइप का है। ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है हमें हरियाणा के बनावली से। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हरियाणा के बनावली से जो मिट्टी का हल प्रतिरूप है बनावली से मिला हुआ है। और बनावली कहाँ से बिलोंग करता है? हरियाणा से बिलोंग करता है।
सिंधु सभ्यता के निवासियों का प्रिय आभूषण डैश के द्वारा बना होता था। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो एक आभूषण का प्रयोग करते थे। जो आभूषण होता था किसका बना होता था? तांबे का, कार्नेलियन के मोती का, लोहे का, पत्थर के मोती का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्वाधिक प्रिय आभूषण यानी सिंधु सभ्यता के लोगों का जो सर्वाधिक प्रिय आभूषण होता था वो कार्नेलियन के मोती का बना होता था, जो अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न हो गया कि जो कार्नेलियन की मोती, इनका जो आभूषण होता था वो कार्नेलियन के मोती से बना होता था और ये गुजरात में पाए जाते थे। ये भी एक हमको यहाँ प्रश्न मिल गया। दूसरी बात कि जो कार्नेलियन की मोती है इसका रंग लाल होता था। इसका रंग कैसा होता था? लाल रंग होता था। तो जो एनसीईआरटी है इसमें इतने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कि लाइन बाय लाइन हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं और जो प्रश्न है वो कहीं से भी आ सकता है, किसी भी पॉइंट से बन सकता है। इसका रंग पूछ सकता है, किसका बना है, या फिर ये कहाँ पाए जाते हैं, और ये किसी भी तरह से प्रश्न सेट कर सकते हैं क्योंकि अब जो कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी हाई हो चुका है। तो यहाँ पर उत्तर गुजरात हो गया और ये लाल रंग के होते थे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ जो सिंधु सभ्यता के लोग चूड़ियाँ भी बनाते थे। उन्होंने शंखों से बहुत सुंदर चूड़ियाँ भी बनाई। तो जो चूड़ियाँ बनाते थे वो शंख, जो समुद्र में शंख मिलता है उसका प्रयोग करके उसको बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो थी यहाँ पर दिया हुआ था, छेद करने की तकनीक भी विकसित थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने कारीगर में छेद करने की तकनीक भी विकसित थी ताकि धागे को डालकर आर पर सजाया जा सके, और जो शंख है वो थोड़ी मुलायम होती थी जिसका प्रयोग वो चूड़ी बनाने के लिए करते थे। छेद करने की तकनीक ये भी है कि सिंधु सभ्यता के लोग थे उसमें छेद करने की तकनीक उनमें विकसित थी, यानी वो उसमें छेद कर पाते थे। तो उत्तर यहाँ कार्नेलियन का मोती हो जाएगा। हड़प्पा वासियों के पास निम्न में से कौन सी धातु बहुतायत में उपलब्ध नहीं थी? यानी जो हड़प्पा वासी थे उनके पास कौन सी धातु बहुतायत में उपलब्ध नहीं थी? तांबा, कार्नेलियन के मोती, लोहा या फिर पत्थर। तो आप देखेंगे कि वो यह स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पा वासियों ने निर्यातित वस्तुओं के बदले, यानी वो निर्यात तो करते थे लेकिन आयात किस चीज़ का करते थे? तो यहाँ पर संभवतः लिखा है, मतलब इतिहासकार थे, पूरी तरह से सहमत नहीं, लेकिन उन्होंने पूरे संभवतः जिक्र किया है कि संभवतः यह तांबा हो सकता है। यानी वो आयात किसका करते थे? जो आयात है वो तांबे का करते थे क्योंकि इनके पास तांबा जो था प्रचुर मात्रा में नहीं था। तो संभवतः यह तांबा हो सकता है क्योंकि यह धातु सामान्यतः उनके पास बहुतायत में उपलब्ध नहीं थी। तो उत्तर यहाँ पर, यानी वो आयात किसका करते थे या फिर बहुतायत में कौन सी धातु उनके पास उपलब्ध नहीं थी, तो वह उत्तर हमारे यहाँ पर तांबा। आगे प्रश्न है हमारा, हड़प्पा वासियों के द्वारा उपकरण तथा बर्तन बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? यानी जो हड़प्पा वासी थे वो धातु या बर्तन बनाने के लिए किस क्या था यहाँ पे, हाँ द्वारा उपकरण, अच्छा बर्तन और उपकरण, हाँ ठीक है, कुछ उपकरण भी वो बनाते थे और बर्तन भी बनाते थे। इसके लिए वो किन धातुओं का प्रयोग किए हैं? तांबे का, लोहे का, कांसे का और चांदी का। तो हड़प्पा वासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। एक प्रश्न हमारा ये भी अच्छा है कि वो किसके कलाकारी में कुशल थे? तो तांबे की कलाकारी में। जो हड़प्पा वासी थे वो तांबे, क्योंकि तांबा मुलायम धातु होता है तो इसके लिए वो इसमें कलाकारी अच्छे से कर पाते थे, यानी तांबे की कलाकारी में हड़प्पा वासी निपुण थे। ये भी प्रश्न आ सकता है। दूसरा है कि कांस्य धातु बन जाती है वो तांबे, ये भी है यहाँ पर। तांबे में टीन, तांबा यानी कि कापर और टिन, कापर और टिन मिला के क्या बनता है? जिंक बनता है, यानी कि कांसा बनता है। तो हड़प्पा वासियों ने उपकरण तथा बर्तन बनाने में कांसे का उपयोग किया। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी कठोर होती है। बाद में इन्होंने कुछ छोटी प्रतिमाएं भी इसके देखेंगे, यानी कांसे का उन्होंने उपकरण बर्तन यानी कुछ प्रतिमाएं बनाने के लिए इन्होंने कांसे का प्रयोग किया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पे कांसा हो जाएगा। और किस धातु के कलाकारी में ये निपुण थे? तो धातु क्या है? तांबे की कलाकारी में जो हड़प्पा वासी थे यानी सिंधु सभ्यता के लोग थे वो निपुण थे। तो उत्तर हमारे यहाँ पर कांसा होगा। हड़प्पा निर्मित हाथी के दांत का कंघा किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये भी अच्छी बात है और अच्छा प्रश्न है कि हड़प्पा का हाथी का दांत का कंघा, यानी कि हड़प्पा में हाथी के दांत का कंघा मिला हुआ, आप यहाँ चित्र देख सकते हैं। ठीक है, ओमान के तट पर पाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो हड़प्पा निर्मित हाथी का दांत का जो कंघा है ये कहाँ पाया गया? ये ओमान के तट पर पाया गया था। तो उत्तर हमारा यहाँ पर ओमान का तट हो जाएगा। भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि डैश वासियों के द्वारा किया गया। यानी भारत में जो समुद्री गतिविधि है यानी गहन समुद्री, सबसे पहले यानी भारत में किन लोगों के द्वारा समुद्री गतिविधि यानी समुद्र से यातायात का प्रारंभ किया गया? तो आप देखेंगे क्या कि वो दूरवर्ती गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों का उपयोग किया उन्होंने, जो हड़प्पा वासी थे। और यह भारत की प्रथम
गहन समुद्री गतिविधि थी, यानी हड़प्पा वासियों द्वारा जो समुद्री गतिविधि थी वो भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि के रूप में इसको स्वीकार किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यानी कि प्रथम गहन समुद्री गतिविधि जो किसके द्वारा की गई है, ये सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा की गई है। एक प्रश्न यहाँ पर ये है कि सूसा वर्तमान ईरान में स्थित है। क्या है दोस्तों, जो सूसा है, सूसा कहाँ पे है, सूसा, सूसा जो क्षेत्र है ये वर्तमान क्या है, ईरान में स्थित है। खुदाई में प्राप्त कार्नेलियन के मनके मिले हैं, यानी सूसा से, यानी सिंधु सभ्यता, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि सिंधु सभ्यता के जो कार्नेलियन के मनके हैं वो निम्न में से किन क्षेत्रों से प्राप्त किए गए हैं। तो ये जो किए गए यहाँ पे सूसा भी आ सकता है विकल्प में, या फिर ईरान आ सकता है। तो जो कार्नेलियन के मनके हैं जो सिंधु सभ्यता में बने हुए थे, इसकी प्राप्ति सूसा ईरान से हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें डैश की बनी होती थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में मोहर का जो प्रयोग किया गया था वो किसकी बनी होती थी, स्टेटाइट, लोहा, टेराकोटा या फिर कांसा। तो यहाँ पर है स्टेटाइट की बनी होती थी जिन्हें गर्म कर कठोर बनाया जाता था। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेटाइट हो जाएगा। यानी जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती थी, यहाँ पर देखेंगे खुदाई में हजारों की संख्या में छोटी मोहरों का उपयोग यही रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और ये मोहरें होती थी वो स्टेटाइट की बनी होती थी। आगे प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से एक कांस्य दर्पण की प्राप्ति हुई है। सिंधु सभ्यता तो काफी विस्तृत है, यहाँ पर तो कुछ ही प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एनसीईआरटी में संकलित हैं। तो कांस्य दर्पण, हड़प्पा सभ्यता में कांस्य दर्पण जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो दर्पण किसकी है, पहली बात तो कांसे की है, ये भी हमें याद रखना है कि दर्पण कांसे की है, लोहे की है, तांबे की है, टेराकोटा की है। तो दर्पण जो है वो कांस्य दर्पण है। और यहाँ देखेंगे आप कि एक कांस्य दर्पण, एक पके मिट्टी टेराकोटा का पात्र जो यहाँ पे देखे हैं, लेकिन जो इसमें कांस्य दर्पण है ये महत्वपूर्ण है, दोनों धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो जो कांसे का दर्पण है हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ये कहाँ से मिला है, हमें धौलावीरा से मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं हम अपने। हाँ, भार तौलने के कुछ पत्थर, ये प्रश्न तो हमें महत्वपूर्ण नहीं लगे लेकिन फिर भी हम इसको शामिल किए हैं, तो एक बार पढ़े रहेंगे तो हमें ध्यान में रहेगा। यानी भार तौलने के कुछ पत्थर, प्रश्न पूछ सकता है कि भार तौलने वाले जो पत्थर ये कहाँ से मिले, या फिर हमें एक कांसे की छेनी भी मिली है, ये भी दोनों हमें धौलावीरा से, यानी धौलावीरा से जो कांसे का दर्पण है, भार तौलने के कुछ पत्थर हैं, और जो किसकी कांसे की छेनी है ये भी हमें धौलावीरा से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के स्थान पर पत्थर पर उकेरा गया एक खेल बोर्ड मिला है, यानी सिंधु सभ्यता में एक खेल बोर्ड भी मिला है। आप देखेंगे यहाँ पर ये खेल बोर्ड है, जो खेल बोर्ड है ये पत्थर जैसे हम लोग ये खेलते हैं चेस बोर्ड, ये जो होता है ये भी पत्थर पर उकेरा गया है। ये किस स्थान से मिला है, तो आप देखेंगे कि 25 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक पत्थर पर उकेरा गया खेल बोर्ड, ये जो खेल बोर्ड है ये भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो खेल बोर्ड है ये भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर एक सिटी टाइप के ऐसे कुछ खिलौने हैं, लेकिन यहाँ पे जो खेल बोर्ड है ये महत्वपूर्ण है। तो हमें कहाँ से मिला है, यानी सारे ऊपर के जो प्रश्न देखे हम लोग वो भी धौलावीरा से मिला है, और जो ये पत्थर पर खुदा गया जो खेल बोर्ड है ये भी हमें धौलावीरा से ही मिला है। आगे प्रश्न है हमारा। हाँ, यहाँ पर हमने प्रश्नों को शामिल नहीं किया, हम इसका चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। तो जो नर्तकी है, यानी कांसे की जो नर्तकी है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की एक लघु कांस्य प्रतिमा, ये क्या है, कांसे की जो मूर्ति मिली हमें, ये कहाँ से मिली है, ये मोहनजोदड़ो, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर आगे है नमस्ते की मुद्रा में बैठी एक पकी मिट्टी जिसे टेराकोटा, ये नमस्ते की मुद्रा में बैठी एक टेराकोटा है। टेराकोटा मतलब जो पकी हुई मिट्टी होती है इसे हम टेराकोटा कहते हैं। तो नमस्ते की मुद्रा में बैठी हुई पकी मिट्टी की जो टेराकोटा की मूर्ति पात्र है, और ये है। और एक प्यासे कौवे वाली जो कहानी, जो कौवा घड़े में डालता है कंकड़ को, उसके कहानी वाला एक पात्र, एक यानी बर्तन है, उस पर ये छपा हुआ है। ये हमको मिला है कब, सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। निचले हिस्से में जल को पीने के लिए एक चतुर तरीका निकालता है, ये कहाँ से मिला, ये लोथल से मिला है। तो जो कांसे की मूर्ति है, कांसे की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, और ये टेराकोटा वाला जो पात्र है, पात्र नहीं मूर्ति जो है, और जो चतुर चालाक कौवे वाली कहानी है, ये हमें दोनों लोथल से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक कांसे की मूर्ति और ये हमें कौवे की कहानी वाली है, इसमें शामिल होगा प्रश्न। हाँ, कि हड़प्पा सभ्यता से किस स्थान से प्यासे कौवे की कहानी चित्रित पात्र मिला है, यानी जो हम प्यासे कौवे की कहानी आज भी हम बच्चे पढ़ते हैं, आज भी हम लोग उसको पढ़ते हैं, ये हमें सिंधु सभ्यता से ही देखने को मिलता है। ठीक है, और ये हमें मिला कहाँ से है, ये मिला है हमें लोथल से। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर यहाँ पर लोथल हो जाएगा।
हड़प्पा सभ्यता से कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति, अच्छा इसमें हम प्रश्नों को शामिल किए हैं। जो कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति है ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, हमने अभी उसको जस्ट ऊपर पढ़ा है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है, हमेशा जिसको हम डांसिंग गर्ल भी कहते हैं, इसको डांसिंग गर्ल भी कहते हैं। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति ये अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित डैश कुओं की गणना की गई है। यानी जो मोहनजोदड़ो है इसमें दो तरह से प्रश्न बन सकते हैं कि कहाँ पर हमको 700, यहाँ लिखा है कि मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई है, यानी जो 700 ईंटों की कुओं की गणना की गई है वो मोहनजोदड़ो में की गई है। या फिर प्रश्न में आ सकता है कि जो 700 ईंटों की कुओं की गणना की गई है वो किस क्षेत्र में की गई है, तो ये मोहनजोदड़ो में की गई है। तो वाइस वर्सा, यानी कि प्रश्न इस तरह से या इस तरह से बन सकते हैं। तो ये उत्तर हमारा यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, जहाँ पर 700 ईंटों से निर्मित हमें कुओं की गणना की गई है। अगला हमारा यहाँ पर भारत की संस्कृति एवं जड़ें, यानी भारत की संस्कृति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो हमने भी इसको इतिहास में ही शामिल कर लिया है। वेद शब्द की उत्पत्ति डैश शब्द से हुई है। वेद शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, किस शब्द से हुई है, ये बताना है हमें। तो वेद शब्द विद से आया है, जो वेद शब्द है वो विद से आया है, तो उत्तर हमारा विद हो जाएगा, जिसका अर्थ है ज्ञान। उदाहरण के लिए विद्या, यानी कि वेद शब्द की जो उत्पत्ति है वो विद शब्द से हुई है, और इसका अर्थ अगर हमें बताना होगा तो क्या होगा, ज्ञान। और हम लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, और जो सबसे प्राचीन है यानी विश्व का सबसे प्राचीन भी ग्रंथ क्या है, हमारा ऋग्वेद है। तो वेद शब्द की उत्पत्ति हमारे विद शब्द से होती है। वेदों में संकलित ऋचाओं का वर्णन किस क्षेत्र में रची गई मानी जाती है, यानी वेदों में जो ऋचाओं का संकलन किया गया है, ठीक है दोस्तों, ये किस क्षेत्र में रची गई मानी है, यानी कि वेदों में जो ऋचाओं का संकलन है उसका रचना किस क्षेत्र में किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर देखेंगे आप कि ये ऋचाएं, यानी जो वेद हैं उसमें जो ऋचाएं संकलित हैं सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो सप्त सिंधु क्षेत्र हैं इन ऋचाओं का जो रचना किया गया है वो सप्त सिंधु क्षेत्र में ही किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में से प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई है। तो ऋग्वेद तो हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, लेकिन इसका जो तिथि समय है ये निर्धारित करना काफी मुश्किल काम है। वेदों में संकलित वैदिक पाठ शैली को यूनेस्को के द्वारा यानी वैदिक पाठ शैली, यानी वेदों में जो वेदों का पाठ शैली है, वेदों का जो पाठ उच्चारण किया जाता है, जो वैदिक शैली है, इसको यूनेस्को ने मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत के रूप में किस वर्ष मान्यता प्राप्त किया। तो जो पाठ शैली है, वेदों की जो पाठ शैली है, इसको यूनेस्को द्वारा मानवीयता के, आप देखेंगे यहाँ पर, मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि, ठीक है दोस्तों, मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत के अनुपम कोटि के रूप में 2008 में यूनेस्को द्वारा इसको शामिल किया गया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर 2008 हो जाएगा। यूनेस्को का पूरा नाम, यूनेस्को का पूरा नाम कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। यूनेस्को का पूरा नाम हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो इसे भी हमें याद में रखना है, क्योंकि हम वहाँ पर कभी कभी क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी सरल प्रश्न भी कभी कभी अगर आ जाते हैं तो उन प्रश्नों को बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये यूनेस्को का पूरा नाम है। किस ग्रंथ में लोगों के बीच एकता का भी आह्वान किया गया है। लोगो यानी कौन सा ग्रंथ है जिसमें लोगों को एकता के लिए मतलब एकता के लिए भी आह्वान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सामवेद, महाभारत, पुराण और ऋग्वेद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में, यानी ऋग्वेद के जो अंतिम मंत्र हैं उसमें क्या है, लोगों के बीच एकता का भी आह्वान किया गया है। यानी सबसे क्या है, ऋग्वेद के जो अंतिम मंत्र हैं यहाँ पर लोगों के एकता की बात की गई है, लोगों के एकता के लिए आह्वान किया गया है। तो उत्तर इसका हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऋग्वेद होगा। आगे प्रश्न है हमारा, 30 से अधिक जनों की सूची का वर्णन। जन, जो पहले लोग रहते थे उसको जन कहा जाता था, वेदों में इसको जन कहा गया है। तो 30 से अधिक जनों की सूची का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। जो 30 से अधिक जन है इनका वर्णन हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, सामवेद, महाभारत, पुराण और ऋग्वेद। तो प्रारंभिक वैदिक समाज में जन क्या है, लोगों का बड़ा समूह। जो लोगों का बड़ा समूह, यानी जन का मतलब क्या होता है, जन का मतलब है लोगों का बड़ा समूह।
लोगों का बड़ा समूह संगठित था। ऋग्वेद में ही ऐसे 30 से अधिक जनों की सूची दी गई है। उदाहरण जैसे भरत, पुरु, कुरु, यदु, तुर्वस, ये सब क्या है? ये सब जनों के नाम हैं और इसका जो वर्णन है हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर यानी कि 30 से अधिक जनों की जो सूची का वर्णन है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। आगे प्रश्न है हमारा, सभा और समिति दोनों शब्द डैश को इंगित करते हैं। तो ऋग्वेद में आप सभा और समिति के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर जो सभा और समिति क्या है, जिसको कहते हैं ना कि सभा और समिति को दो बहनें भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ये शब्द दोनों हैं जो सभा और समिति हैं, वो किस शब्द को इंगित करते हैं? राजा, प्रजा, गांव, सामूहिकता। तो यहाँ पर लिखा है कि सभा और समिति दोनों शब्द सामूहिकता को इंगित करते हैं। कितना अच्छा यहाँ पर प्रश्न है कि सभा और समिति किसको इंगित करते हैं? तो ये सामूहिकता को इंगित करते हैं। तो यहीं से प्रश्न, सीधी लाइन से प्रश्न बने आ जाते हैं एनसीईआरटी के। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सामूहिकता। सर्व भवन्तु सुखिनः का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? यानी सर्वे, सर्व नहीं सर्वे, सर्वे भवन्तु सुखिनः का वर्णन हमें किस में देखने को मिलता है? तो उपनिषदों में भी आत्मन या स्व की संकल्पना की गई है। तो एक प्रश्न हमारा यहाँ पर बन जाएगा, यानी आत्मन और स्व की संकल्पना किस में की गई है? तो आत्मन और स्व की संकल्पना उपनिषद में कही गई। दोस्तों ये प्रश्न तो थोड़ा उच्च स्तर के होते हैं। ये जो जैसे अगर पूछा प्रश्न कि आत्मन या स्व की संकल्पना किस में की गई है, तो उपनिषद में की गई है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है तो हमें संकलित करना पड़ा है, और इस तरह से प्रश्न कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर उच्च स्तर में आए या निम्न स्तर में आए। अगर एनसीईआरटी में है तो किसी में भी आ सकता है। तो आत्मन और स्व की जो संकल्पना है वो उपनिषद में की गई है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्रश्न है यहाँ पर। दूसरा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः या सभी जीवन सुखी रहें के साथ आरंभ होती है, ठीक है दोस्तों। यानी जो उपनिषद है यही में यहाँ लिखा है कि आपस में निर्भर एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाएगी इसमें, यानी उपनिषद में एक प्रार्थना भी की गई है जिसे लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जीव सुखी रहें, इसकी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है दोस्तों। तो किसमें? उपनिषद में हमें ये देखने को मिलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भी उपनिषद में ही ये प्रार्थना वर्णित है। आगे प्रश्न है, सिद्धार्थ गौतम का जन्म नेपाल के डैश में हुआ था। ये सिंपल सा साधारण प्रश्न है, हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं कि जो राजकुमार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जो थे, इनका जन्म का है वर्तमान लुम्बिनी यानी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो उत्तर हमारा लुम्बिनी होगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर कुछ हमने स्लाइड को भी शामिल किया है। श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज, छंदोग्य उपनिषद, यानी कि श्वेत केतु और यथार्थ बोध के बीज का वर्णन किस में मिलता है हमें? श्वेत केतु और यथार्थ बोध का जो वर्णन है वो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये जो श्वेत केतु थे ये ऋषि उद्दालक आरूढ़ी, जो ऋषि उद्दालक आरूढ़ी हैं इनके पुत्र थे, ठीक है दोस्तों। तो श्वेत केतु किसके पुत्र हैं? ऋषि उद्दालक आरूढ़ी ने अपने पुत्र श्वेत केतु को 12 वर्षों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा था। तो श्वेत केतु और यथार्थ बीज का बीज किसमें मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। और जो श्वेत केतु थे वो ऋषि उद्दालक आरूढ़ी के पुत्र हैं। ये प्रश्न हमारा यहाँ से बन सकता है। नचिकेता और उनके ज्ञान, एक प्रश्न छूट गया क्या? नहीं है। क्या है? नचिकेता और उनके ज्ञान पिपाशा, यानी जो नचिकेता थे और उनके ज्ञान पिपाशा के बारे में कहाँ वर्णन है? यानी नचिकेता जो प्रश्न लगातार पूछते रहते हैं, इनका वर्णन हमें कठोपनिषद में, यानी नचिकेता के बारे में वर्णन हमें ध्यान रखना है कि नचिकेता और उनकी जो ज्ञान पिपाशा संबंधित जो चर्चा की गई है वो कठोपनिषद में किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ। जो गार्गी हैं, गार्गी संहिता आप जानते होंगे, और याज्ञवल्क्य जो एक विदुषी यानी कि जो महिला विदुषी थी गार्गी और याज्ञवल्क्य में जो शास्त्रार्थ हुआ था, इसका वर्णन हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। जो बृहदारण्यक है इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का वर्णन हमें देखने को मिलता है। बुद्ध के नाम का अर्थ है, बुद्ध जो है भगवान बुद्ध, इनके नाम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ज्ञानी या जागृत, ज्ञानी या जागृत व्यक्ति। जो बुद्ध का नाम है, ये लिखा है कि जो भगवान राजकुमार सिद्धार्थ हैं बुद्ध के नाम से जाने गए, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी या जागृत। तो ज्ञानी और जागृत दोनों होगा, तो उत्तर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? दोनों होगा। यहाँ पर बुद्ध जी के कुछ उपदेश भी हम शामिल कर लिए हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना तो नहीं होगी, लेकिन बुद्ध जी के जो उपदेश हैं क्या, कि जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ
पवित्र नदी में स्नान करते हैं, परंतु यह व्यक्ति शुद्ध है जिसमें सत्य और धर्म निवास करता है, वह व्यक्ति शुद्ध है। ठीक है, ये बुद्ध जी के उपदेश हैं। दूसरा उपदेश है इनका, युद्ध के मैदान में हजारों व्यक्तियों पर हजारों बार विजय पाने की तुलना में स्वयं पर विजय पाना बड़ी उपलब्धि है। तो ये भी बुद्ध जी के उपदेश है। तो ये प्रश्न में आए ना आए, लेकिन इसको हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं दोस्तों। अच्छा चीज़ है यहाँ पर, मतलब उनके अच्छे उपदेश हैं, तो इसलिए हमने उसको शामिल कर लिया है। राजकुमार वर्धमान का जन्म वर्तमान बिहार के किस नगर में हुआ था? यानी जो वर्धमान है, वर्धमान यानी महावीर वर्धमान की बात कर रहे हैं, इनका जो जन्म हुआ था, ये देखेंगे आप कि क्या है, आरंभ में वैशाली यानी जो वर्तमान बिहार में है के समीप इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म जो है वैशाली में हुआ था। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में जो वर्धमान महावीर थे, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही क्या है, अपने घर का त्याग कर दिया था। तो उत्तर हमारे यहाँ पर वैशाली हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान को किस अन्य नाम से जाना गया? ठीक है दोस्तों, तो 12 वर्ष उन्होंने क्या किया, 12 वर्ष का कठिन तपस्या किया, उन्हें अनंत ज्ञान का प्राप्त हुआ। अनंत ज्ञान जो सर्वोपरि विवेक यानी अनंत ज्ञान का जो प्राप्त हुआ 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुआ। तो उन्हें महावीर या महानायक नाम से जाना जाने लगा। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद जो वर्धमान है, इन्हें महावीर या फिर महानायक, महावीर या महानायक, इन दोनों के नाम से इनको जाना गया। तो उत्तर हमारा यहाँ पर उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जैन शब्द की उत्पत्ति आप देखेंगे कि जैन शब्द जिन से आया है, जिसका अर्थ है विजेता। यहाँ पर दो प्रश्न हो गए कि पहली बात, जैन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जिन शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ है ये क्या है, विजेता। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्थ क्या हो गया, विजेता। अनेकांतवाद किस मत की देन है? यानी अनेकांतवाद किसके दर्शन में अनेकांतवाद हमें देखने को मिले? जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं जो अहिंसा है वो बुद्ध जी ने भी दिया है। अपरिग्रह किसका है? ये हमारा जैन धर्म में देखने को मिलता है। जो अनेकांतवाद है ये भी हमें जैन धर्म के देखने को मिलता है। तो जैन मत के उपदेशों में अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह शामिल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। आगे प्रश्न हमारा, अंग्रेजी शब्द में जैन, बौद्ध, सिख डैश नाम दिया गया है। जैसे हम लोग अभी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म ऐसे कहते हैं, तो ये कहाँ से आया? तो अंग्रेजी भाषा में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख मतों को धर्म नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें हम लोग भारतीय में इसमें क्या है, जैसे जैन दर्शन, जैन मत कहा जाता है, यानी भारत में इसको जैन दर्शन या जैन मत कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसको धर्म नाम दिया गया है। अंग्रेजी में इसको क्या किया, धर्म नाम दे दिया गया है। इस अध्याय में आगे विश्वास कहा गया है, यानी इसको हम जैन धर्म, जैसे बौद्ध, इसको हम लोग भारत में इसको मत, दर्शन या विश्वास भी कहते हैं। लेकिन ये जो अधर्म शब्द का प्रयोग किस में किया गया है, ये अंग्रेजी भाषा में किया गया है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अधर्म। उत्तर क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। किस दर्शन को लोकायत के नाम से भी जाना जाता है? लोकायत यानी कि चारवाक, जो चारवाक है, चारवाक दर्शन है, जिसे कभी कभी लोकायत भी कहा जाता है। तो चारवाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। और जो चारवाक दर्शन है, इसमें पूरी तरह से भौतिक, जो भौतिकतावादी हैं, ये भौतिकवादी हैं, यानी पूरी तरह से जो वर्तमान में भौतिक चीज़ें सारे दिख रहे हैं, ये केवल उस पर ही विश्वास करते हैं, यानी मृत्यु के पूर्व और मृत्यु के पश्चात ये किसी भी बात को नहीं मानते हैं। तो ये पूरी तरह से भौतिकतावादी हैं, और इन्हीं को हम चारवाक दर्शन को लोकायत के नाम से जानते हैं। आगे प्रश्न में इसको शामिल भी हमने किया है कि किस दर्शन में भौतिक जगत को सत्य माना गया है? तो क्या है, इनके अनुसार, यानी इनके मतलब चारवाक, जो चारवाक दर्शन है, इनके अनुसार भौतिक दर्शन को, भौतिक जो जगत है, इसको पूरी तरह से क्या है, वास्तविक माना गया है। भारतीय जनजातियों के लिए भारत के संविधान में अंग्रेजी में इनके लिए डैश शब्द प्रयोग किया गया। यानी जो हमारे जनजाति हैं, ट्राइबल लोग हैं, और भारतीय संविधान में इनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आप देखेंगे कि शुरू में प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था। देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न हमारा बन सकता है यहाँ पे कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में जनजातियों के लिए किन शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर केवल जनजातियाँ रहती थीं। फिर वन या पहाड़ में ये लोग रहते थे। प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई भी शब्द नहीं था। लेकिन संविधान में अंग्रेजी में इनके लिए ट्राइब, अंग्रेजी में इनके लिए ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी, अंग्रेजी में संविधान में इनको ट्राइब या फिर ट्राइबल कम्युनिटी कहा गया है, और हिंदी में इनको जनजाति कहा गया है।
संविधान में ट्राइब, ट्राइबल कम्युनिटी अंग्रेजी में, और जो जनजाति है, और जनजाति भी क्या है, जैसे जनजाति शब्द हम प्रयोग करते हैं तो ये संविधान में हिंदी में इसके लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द भी प्रयोग नहीं किया जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल डैश जनजातियां निवास करती थीं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि वर्ष 2011 में भारत के में अधिकांश राज्यों में 705 जनजातियां निवास करती थी। यानी किसकी 2011 की जनगणना की यहाँ बात की जा रही है, यहाँ पर 705 जनजातियां निवास करती थी, जिनकी संख्या लगभग 104 मिलियन थी। 2011 की जनगणना की बात है, संख्या की बात करें तो 104 मिलियन थी, और जनजातियां कितनी थी, तो 705 जनजातियां निवास करती थी। यहाँ एक और प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न तो नहीं लेकिन हम चर्चा करने कि ये ऑस्ट्रेलिया और यूके की जनसंख्या से भी अधिक है, तो लेकिन प्रश्न हमारा यहाँ पर 705 हो जाएगा, उत्तर हमारा 705 होगा, और संख्या की बात करेगा 2011 की जनगणना के अनुसार तो 104 मिलियन होगा। टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? टोडा जनजाति की बात कर रहे हैं तो क्या है, और तमिलनाडु के नीलगिरी, यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु के पर्वत भी पूछ सकता है, इनकी जो ये क्या है, नीलगिरी पर्वत। जो टोडा जनजाति है वो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर निवास करने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर तमिलनाडु या फिर नीलगिरी पर्वत, दोनों में से कोई आ सकता है, तो दोनों में से हमारा उत्तर सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य की जनजातियों द्वारा डोनी पोलो की पूजा की जाती है? यानी भारत में किस राज्य के जो जनजाति हैं वो डोनी पोलो की पूजा करते हैं? डोनी पोलो की पूजा किनके द्वारा की जाती है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो देवताओं में इतनी बहुलता के पश्चात हिंदू धर्म में अनेक जनजातियों में भी थी यहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश की अनेक जनजातियाँ डोनी पोलो की पूजा करती हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के मिले जुले रूप माने गए हैं। तो ये भी हमारा प्रश्न अच्छा है यहाँ पर कि जो डोनी पोलो है इनका ये कौन से देवता है, यानी डोनी पोलो क्या है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हमको उत्तर मिल गया कि जो डोनी पोलो है इसकी पूजा कहाँ के जनजाति के द्वारा की जाती है, तो उत्तर हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और जो डोनी पोलो है ये सूर्य और चंद्रमा, ये सूर्य प्लस चंद्रमा के मिले जुले रूप माने गए, तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जो डोनी पोलो है ये मतलब उनके जो गॉड हैं, भगवान हैं, सूर्य चंद्रमा के रूप में इनकी पूजा करते हैं अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं। निम्न में से किन जनजातियों के द्वारा सिंह बोगा की पूजा की जाती है? सिंह बोगा मतलब एक तरह से उनके भगवान या फिर ईश्वर जो भी हैं उनकी वो पूजा करते हैं। तो पूर्वी भारत में मुंडा और संथाल जनजातियाँ रहती हैं। ठीक है दोस्तों, जो मुंडा जनजातियाँ हैं मुंडा और संथाल जनजातियाँ पूर्वी भारत में निवास करती हैं, दैविक शक्तियों के साथ सिंह बोगा की पूजा करती हैं। यानी जो मुंडा और संथाल जनजातियाँ हैं वो सिंह बोगा की पूजा करते हैं, ठीक है, जिन्हें वे परमेश्वर यानी अपना ईश्वर मानते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुंडा और संथाल दोनों उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। आगे प्रश्न है हमारा, हे ईश्वर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गंवा सकूं। ठीक है दोस्तों, अनेकता में एकता का जो आनंद है ये कभी न गंवा सकूं, ये कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो उत्तर हमारा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैप्टर का नाम ही है हमारा विविधता में एकता या फिर एक में अनेक। तो ये पंक्ति अच्छा है और ये प्रश्न में आ सकता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको कहा है। पैठनी निम्न में से किसका उदाहरण है? यानी पैठनी आ सकता है प्रश्न में, पैठनी क्या है, पैठनी का संबंध क्या है, पैठनी से तात्पर्य क्या है। ठीक है दोस्तों, ये बनारसी साड़ी है, रेशमी साड़ी है, लखनऊ चिकन है या फिर सूती साड़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे आप बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन पटोला, मूगा या मैसूर। ठीक है दोस्तों, तो बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन पटोला, मूगा या मैसूर रेशमी साड़ियों के कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं। तो पैठनी क्या है, ये रेशमी साड़ी है। इसके साथ साथ हमें ये बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन टोला, मूगा या मैसूर इन सभी को भी हमें ध्यान में रखना है कि ये सारे क्या हैं, रेशमी साड़ियों के प्रकार हैं। डैश नगर में पत्थर पर उकेरी गई आकृति में साड़ी पहनी हुई स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी कौन सा नगर है जहाँ पर हमें एक स्त्री है पत्थर की, जिसमें उनको साड़ी पहने हुए दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वैशाली जो आज का बिहार में पत्थर पर उकेरी गई आकृति में साड़ी पहनी हुई स्त्री को दर्शाया गया है। तो कहाँ से मिला हमें, ये वैशाली से मिला गया है। जो पत्थर की एक मूर्ति है वहाँ पर उनको साड़ी पहने हुए दिखाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
ये आप यहाँ पे मैंने चित्र को शामिल किया है। वैशाली वर्तमान बिहार में प्राप्त साड़ी पहने हुए एक स्त्री को पत्थर पर उकेरी गई आकृति के रूप में आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। सूती कपड़े पर छपा हुआ डिजाइन छींट सबसे लोकप्रिय हुआ, यानी सूती कपड़े पर जो डिजाइन छपती थी वो छींट, जिसको हम आज भी हम लोग बहुत लोग प्रयोग करते हैं कि छींट का कपड़ा है। ठीक है दोस्तों, जो छींट का कपड़ा है वो सूती कपड़े पर छपा हुआ डिजाइन होता था। ये मेरा पता चलेगा कि मैं छींट कहाँ है, छींट क्या होता है। तो छींट जो है सूती कपड़े पर छपा हुआ डिजाइन होता था। और ये कहाँ लोकप्रिय हुआ था, तो जो छींट है यूरोप में इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि इसके कारण यूरोपीय परिधानों की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट आई। यानी जो छींट है ये यूरोप में बहुत ज़्यादा ही क्या हुआ, प्रचलित हुआ। तो उत्तर हमारे यहाँ पर यूरोप हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, मकर विलक्कू त्योहार का संबंध भारत के किस राज्य से है। यानी मकर विलक्कू जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, भारत के किस राज्य में मकर विलक्कू मनाया जाता है। केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और असम में। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो है मकर विलक्कू जो त्यौहार है वो केरल में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। तो हम लोग जो मकर संक्रांति पर्व जो हम मनाते हैं, मकर संक्रांति पर्व जो मनाते हैं वो अनेक राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो जो मकर विलक्कू है, हम लोग जैसे मकर संक्रांति मनाते हैं तो केरल में मकर विलक्कू मनाया जाता है। हमने इसको आगे शामिल किया है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, माघी लोहड़ी, इसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे खिचड़ी पर्व है। यहाँ पर आधे मकर संक्रमण है, मकर विलक्कू यहाँ पर दिया हुआ है जो केरल में मनाया जाता है। पोंगल, पोंगल आप जानते होंगे, पोंगल तमिलनाडु में, जो पोंगल है वो तमिलनाडु मनाया जाता है। अब पेड्डा, ये जो पोंगुडा है ये आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश यानी पेड्डा या पंगुडा है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। मकर विलक्कू जो है क्या है, केरल में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अनेक राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना। यहाँ आप देखेंगे, आप माघ बिहू, बिहू जो क्या है असम में मनाया जाता है। खिचड़ी पर्व हम लोग के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश इन सब में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और गुजरात में इसको क्या है, उत्तरायण, इसको उत्तरायण के, गुजरात में जो पतंग का त्यौहार है ना, गुजरात में इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे प्रश्न है यहाँ पर। तो गुजरात में इसको उत्तरायण, क्या है, मकर विलक्कू केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, पेड्डा पंगुडा जो है आंध्र प्रदेश में, और जो माघ बिहू है वो असम में मनाया जाता है। इरूला जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से संबंधित है। इरूला जनजाति भारत में किस राज्य में निवास करती है ये बताना है हमें। तो पंच पांडव तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगलों में 5 पांडवों को दर्शाता है। ठीक है, तमिलनाडु जो पंच पांडव का जो मूर्ति है ऐसे कुछ मिलती है जो तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगल में मिलती है। और यहाँ पर लिखा है कि इरूला जनजाति द्वारा मंदिर में इस पत्थर को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इरूला जो जनजाति है वो कहाँ की रहने वाली है, केरल की रहने वाली है। नहीं, तमिलनाडु में। इरूला जनजाति कहाँ की रहने वाली है, तमिलनाडु में रहने वाली है। और ये हमारा क्लास क्या हुआ दोस्तों, पूरी तरह से समाप्त हुआ। हमने यहाँ पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने के लिए किया है। और यहाँ पर जो हम डिस्कस किए हैं वो एनसीईआरटी में जो प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने किया है। क्योंकि जो जीके का पोर्शन है वो काफ़ी विस्तृत होता है, तो हम सारी चर्चा नहीं कर सकते दोस्तों इतनी क्लास में। लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तक में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमने उन सभी को शामिल करने का प्रयास किया है। दोस्तों ये हमारा कक्षा 6 का समाप्त हुआ। आगे जो पॉलिटी की क्लास है कक्षा 6 की, जो अगला क्लास हमारी पॉलिटी यानी लोकतंत्र की होगी, हम उसको शामिल करेंगे। तो कक्षा 6 के जो भूगोल है, इतिहास है और पॉलिटी है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम कक्षा 7 को शामिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी समाप्त हुई। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।